हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नल क्वेरी में। आप सभी को जय श्री राम। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट फर्स्ट के सेकेंड पार्ट को देखेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके गोल्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और कई तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मैं आप लोगों को एक तरह की गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद शायद ही आपके दिमाग में किसी प्रकार की कोई क्वेरी रह जाए। यदि रह जाती है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस करता है सिमिलर जॉब्स इन बैच विदाउट यूजर इंटरेक्शन। जॉब्स आर कलेक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड वन बाय वन इन अ सीक्वेंस। बेसिकली जितने भी यूजर हैं उन्होंने अपने जॉब को ऑपरेटर तक भेजा। ऑपरेटर क्या करेगा, इन सभी जॉब को एनालाइज करेगा और इन सभी जॉब में जो जॉब सिमिलर होंगे उनका एक अलग बैच बना देगा, फिर उनको एक के बाद एक एग्जीक्यूट करेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें आपको यूजर देख के लग रहा होगा कि इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, बट इनके बीच में किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होता है। इसका एडवांटेज, ये मैक्सिमाइज करता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन फॉर लार्ज टास्क। जितने भी बड़े बड़े टास्क होते हैं उसमें रिसोर्स के यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करता है। रिड्यूस आइडल टाइम फॉर द सीपीयू, सीपीयू के आइडल टाइम को कम करता है। और डिसएडवांटेज में मैंने आपको बता ही चुका है कि इसमें यूजर के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, तो वही लिखा हुआ है कि नो इंटरेक्शन विद यूजर। डिबगिंग एंड ट्रैकिंग एरर इज डिफिकल्ट। इसमें डिबगिंग और ट्रैकिंग यानी एरर, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सेकेंड, इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता है, ये अलाउ करता है डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर्स एंड द सिस्टम्स, प्रोवाइडिंग इमीडिएट प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट। बेसिकली इसके कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप एक क्लास में हैं जहाँ पे आपकी टीचर आपसे क्वेरी कर रही है। आप उस क्वेरी के रिगार्डिंग तुरंत आंसर करते हैं, तो क्या होता है कि आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है आपके टीचर से। तो वो एक क्या होता है, इंटरेक्टिव होता है, यानी इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। जिसमें कि क्या होता है कि जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए कि आप एटीएम मशीन में गए। एटीएम मशीन पे जाके आप क्या करते हैं, अपने कार्ड को इंसर्ट करते हैं और अमाउंट निकालने के लिए आप पिन इंटर करते हैं। पिन इंटर करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें होता है जो कि आपके पिन को वेरीफाई करता है, फिर उसके रिगार्डिंग जो भी आपने अमाउंट इंटर की होती है एटीएम मशीन पर, वो आपको अमाउंट तुरंत आउटपुट के जरिए डिलीवर कर देता है। तो ये क्या होता है, एक तरीके का रियल टाइम यूजर इंटरफेस होता है। इसका एडवांटेज, ये प्रोवाइड करता है रियल टाइम यूजर इंटरेक्शन, क्विक फीडबैक फॉर यूजर। इंटरेक्शन जो होता है, आपको लगता है कि आपसे कोई बात कर रहा हो और क्विक फीडबैक होता है आपको यूजर से, मतलब अगर किसी प्रकार का कोई एरर होता है ये तुरंत आपको शो कर देता है। डिसएडवांटेज, इट कैन बी स्लोअर फॉर प्रोसेसिंग लार्ज टास्क। ये जित बड़े बड़े टास्क को अगर आपको प्रोसेस करना हो तो इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा धीमा पड़ जाता है। रिक्वायर मोर रिसोर्सेज फॉर यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये यूज़र के डिमांड को अच्छे से समझ पाए। तीसरा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा कि मल्टीपल यूजर कैन यूज द सिस्टम साइमल्टेनियसली बाय शेयरिंग सीपीयू टाइम। इट यूजेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम टू स्विच बिटवीन टास्क क्विकली। बेसिकली क्या होता है कि कई सारे यूज़र एक सीपीयू को यूज़ कर पाएंगे कॉन्टेक्ट स्विचिंग के थ्रू, मतलब कि हर यूज़र को एक टाइम अलॉट होगा कि एक यूज़र इतने टाइम तक सीपीयू को यूज़ करेगा और उसका टाइम ओवर होने के बाद सीपीयू का पूरा कंट्रोल नेक्स्ट यूज़र की तरफ चला जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि यूज़र 5 जिसके पास सीपीयू का पूरा कंट्रोल है, ये इस समय एक्टिव स्टेट में है। जैसे ही इसका टाइम बाउंड ओवर होगा तुरंत सीपीयू का कंट्रोल यूज़र 6 की तरफ चला जाएगा, फिर यूज़र 6 का टाइम जैसे ही खत्म होगा यूज़र 1 की तरफ सीपीयू का पूरा कंट्रोल चला जाएगा। इसी तरीके से ये साइकिल में काम करता रहेगा। अब इसका एडवांटेज है कि एफिशिएंट यूज़ ऑफ सीपीयू बाय स्विचिंग टेक्निक, स्विचिंग टास्क। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीपीयू का एफिशिएंट यूज़ हो रहा है, यानी सब यूज़र बराबर बराबर टाइम के लिए सीपीयू को यूज़ कर रहे हैं। सपोर्ट करता है मल्टीपल यूज़र को। आप देख सकते हैं कि कई सारे यूज़र इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि सीपीयू को यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ये मल्टीपल यूज़र को सपोर्ट करता है। अब मल्टीपल यूज़र को सपोर्ट करेगा तो सीपीयू की परफॉर्मेंस इससे डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका डिसएडवांटेज है इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी इन टास्क मैनेजमेंट, टास्क को मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और सेकंड डिफरेंस डिसएडवांटेज है परफॉर्मेंस डिक्रीजेज एज मोर यूज़र आर एडेड। जैसे जैसे यूज़र ऐड होते जाएंगे इसका परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे केवल 2 यूज़र हैं
तो इस सीपीयू काफ़ी तेज़ी से काम करेगा क्योंकि इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग काफ़ी फास्ट होगी। अब यूज़र ज़्यादा है तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में टाइम लगेगा, तो सीपीयू का परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। फोर्थ है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दो या दो से अधिक प्रोसेसर्स को यूज़ करता है ताकि ये एग्जीक्यूट कर सके टास्क को साइमल्टेनियसली, यानी एक के बाद एक, और इंक्रीज कर सके सिस्टम के परफॉर्मेंस को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तीन सीपीयू हैं और तीनों के तीनों सीपीयू एक कॉमन मेमोरी से अटैच हैं। इससे क्या होगा कि आप कोई भी टास्क अगर परफॉर्म करेंगे वो काफ़ी तेज़ी से काम करेगा। इसका एडवांटेज फास्टर टास्क एग्जीक्यूशन, हायर थ्रूपुट एंड फॉल्ट टॉलरेंस। हायर थ्रूपुट का मतलब ये होता है कि आप एक तय समय पर उस टास्क को काफ़ी तेज़ी से कर सकेंगे। और फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि किसी सिस्टम के अंदर अगर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में कुछ गड़बड़ी है तब भी उस सिस्टम की कितनी क्षमता है कि उस टास्क को परफॉर्म कर सके। इसका डिसएडवांटेज कि अगर आप किसी भी सिस्टम का परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं तो उसमें कॉस्ट लगेगा ही, इसलिए एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट है, यानी इसमें मनी की रिक्वायरमेंट होगी। और रिक्वायर कॉम्प्लेक्स सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म की भी रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि वो प्रॉपर एक तरीके का चैनल डेवलप हो सके कि जिससे वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकें थ्रू सिग्नल। अब हम देखेंगे मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम के दो टाइप, जो कि एक है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ऑल प्रोसेसर शेयर द सेम मेमोरी एंड वर्क इक्वली। इसमें क्या होता है कि सारे प्रोसेसर जितने भी होते हैं सेम मेमोरी को शेयर करते हैं, यानी एक मेमोरी होता है और सभी के सभी प्रोसेसर उसी मेमोरी को यूज़ करते हैं और बराबर समान रूप से काम करते हैं। मीनिंग नो प्रोसेसर इज गिवन ए स्पेशल टास्क। किसी भी प्रोसेसर को एक स्पेशल टास्क नहीं दिया जाता। इसका एडवांटेज क्या होता है कि सारे प्रोसेसर्स आर इक्वली यूटिलाइज, मतलब कि जैसे प्रोसेसर वन है, प्रोसेसर टू, प्रोसेसर थ्री। अगर हम प्रोसेसर वन पे काम कर रहे हैं इतने समय तक तो हम प्रोसेसर टू पे भी इतने समय तक काम करेंगे और प्रोसेसर थ्री पे भी इतने समय तक काम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल प्रोसेसर यूज वन को ही पूरे समय यूज करते रहेंगे। ईजियर टू बैलेंस द वर्कलोड। वर्कलोड हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि सारे प्रोसेसर इक्वली यूटिलाइज्ड होते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स टू मैनेज ड्यू टू शेयर्ड मेमोरी। क्योंकि एक ही मेमोरी होता है और एक ही मेमोरी तीनों प्रोसेसर में शेयरिंग होता है, मतलब तीनों प्रोसेसर सेम मेमोरी को यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। बॉटलनेक कैन ऑकर व्हेन मैनी प्रोसेसर एक्सेस द सेम मेमोरी। अगर कई सारे प्रोसेसर उसी मेमोरी को एक ही टाइम पे अगर यूज़ करेंगे तो उसमें हॉस पॉस यानी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और जो भी हम टास्क दे रहेंगे वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। सेकेंड टाइप है एसिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर। इसमें होता है कि वन प्रोसेसर, मतलब एक प्रोसेसर को हम लोग इस रूप से डिज़ाइन करते हैं कि वो मास्टर करता है और कंट्रोल करता है अदर प्रोसेसर को। कि एक प्रोसेसर है जिसके पास पूरा एडवांटेज यानी वो मास्टर होता है और वो अदर प्रोसेसर को कंट्रोल करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है टास्क एमंग देम। इसमें क्या होता है, इट इज़ easier टू मैनेज विद क्लियर मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। क्योंकि एक मास्टर होता है उसको पता है कि किस तरीके से टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए वो रिलेशनशिप डेवलप कर पाता है मास्टर का। रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेसर कम्युनिकेशन। प्रोसेसर कम्युनिकेशन के कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। डिसएडवांटेज स्लोअर ओवरऑल परफॉर्मेंस एज वन प्रोसेसर मैनेज द अदर। पूरे प्रोसेसर को, ओवरऑल प्रोसेसर्स का क्या होता है, परफॉर्मेंस को ये रिड्यूस करता है क्योंकि एक प्रोसेसर के पास पूरा कंट्रोल होता है बाकी अदर प्रोसेसर्स का। इस वजह से लेस फॉल्ट टॉलरेंस देन सिमेट्रिक सिस्टम। इसमें फॉल्ट टॉलरेंट काफ़ी कम होता है देन सिमेट्रिक सिस्टम। फिफ्थ है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस करता है डेटा को इन रियल टाइम विद स्ट्रिक्ट टाइमिंग कॉन्स्टेंट। इट यूज्ड इन टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशन लाइक एम्बेडेड सिस्टम। मतलब कि ये ऐसे जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। मतलब कि वहाँ पे ये है कि आपने ये इनपुट दिया और उस इनपुट के तुरंत विद इन अ सेकेंड आउटपुट आपको जनरेट हो जाए। जैसे कि फाइटर जेट। फाइटर जेट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे भी अगर मिसाइल लॉन्च करनी हो अपने फाइटर जेट के थ्रू, तो आप क्या करते हैं कि एक बटन प्रेस करते हैं, बटन प्रेस करते ही मिसाइल तुरंत लॉन्च हो जाती है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो वो टास्क फेल्योर हो सकता है। तो इसलिए इसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स टाइम। क्विक रिस्पॉन्स टाइम इसलिए कि जैसे आपने आउट इनपुट दिया यानी बटन प्रेस किया, उसके रिगार्डिंग तुरंत के तुरंत आउटपुट जनरेट हो जाएगा, इसलिए इसको क्विक रिस्पॉन्स टाइम होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम के लिए काम करता है। रिलायबल फॉर टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन। ये रिलायबल होता है जितने भी टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पे।
जैसे कि मान लीजिए आप पबजी खेल रहे हैं, कि आपने तुरंत एक बटन प्रेस किया, बटन प्रेस करते ही तुरंत ये फायर हो जाना चाहिए, तुरंत ही मूवमेंट होना चाहिए। अगर वहाँ पे थोड़ी भी बहुत ऊपर नीचे अगर होता है तो वो सिस्टम के परफॉर्मेंस को फेल्योर कर देगा, यानी उसको बेकार कर देगा और वहाँ पे यूजर इंटरेक्शन उतना बेहतर नहीं रह जाएगा। इसका डिसएडवांटेज, लिमिटेड मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज। इसमें मल्टीटास्किंग की कैपेबिलिटीज काफ़ी कम होती है, आप एक साथ कई काम नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स टू डेवलप एंड मेंटेन, कॉम्प्लेक्स टू डेवलप क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, हार्डवेयर की काफ़ी ज़्यादा तगड़ी रिक्वायरमेंट इसमें होती है और पैसा भी कुछ ज़्यादा लगता है इसको मेंटेन करने के लिए और बनाने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट। पहला पार्ट है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमें गारंटी करता है कि क्रिटिकल टास्क आर कंप्लीटेड विद इन स्ट्रिक्ट टाइम कांस्टेंट, कि मतलब एक नियति टाइम के साथ तुरंत के तुरंत वो परफॉर्म करेगा जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप इसका यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप कार यूज कर रहे हैं, कार में एयर बैग जैसे ही देखते हैं आप एक्सीडेंट होता है विद इन सेकंड वो खुल जाता है, मतलब उसका रिस्पांस इतना तेजी से होता है कि आपके पलक झपकते उसका रिस्पांस हो जाता है। तो इसलिए कार में हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। इसका एडवांटेज, ये इंश्योर करता है गारंटी परफॉर्मेंस फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशन। क्रिटिकल एप्लीकेशन एग्जांपल आप कार देख चुके हैं, दे आर यूज्ड इन रियल लाइफ क्रिटिकल सिस्टम, कार या फिर इंडस्ट्रियल कंट्रोल जैसे फायर अलार्म वगैरह हो गए। डिसएडवांटेज, डिफिकल्ट टू डेवलप एंड डिबग। डिफिकल्ट टू डेवलप डिबग क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और इसको मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है। अगर इसमें कहीं भी एरर आ जाए तो आप इसको आसानी से डिबग नहीं कर सकते। रिक्वायर हाईली प्रिस्क्राइब प्रिसाइज हार्डवेयर, काफ़ी ज़्यादा हाई प्रिसाइज हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए। सेकेंड टाइप है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप फ्री फायर खेल रहे हैं, फ्री फायर खेलते समय आप क्या करेंगे कि आप गेम प्ले कर रहे हैं, गेम प्ले के दौरान आपके सामने एक बंदा आया, आप उसको चाहते हैं कि आपके सामने जैसे ही आप तुरंत मार दें। अब क्या हुआ कि आपने जैसे ही गन का आइकन दबाया, अब बंदूक चले ही ना, तो बंदा अगला वाला आपको मार के चला जाएगा या फिर वो सिस्टम के परफॉर्मेंस को पूरी तरीके से खत्म कर देगा और उस पर यूजर का इंटरेक्शन नहीं रहेगा। तो ये क्या कह रहा है कि ये प्रोवाइड करता है रियल टाइम परफॉर्मेंस, बट इट्स लेस स्ट्रिक्ट देन हार्ड रियल टाइम सिस्टम। ये हार्ड रियल टाइम सिस्टम के मुकाबले में ये कम स्ट्रिक्ट होता है। मिसिंग डेडलाइन में डिग्रेड परफॉर्मेंस बट वांट केस फेल्योर, कि मतलब कि अगर डेडलाइन अगर मिस कर दिया तो परफॉर्मेंस को खत्म कर देगा, मतलब परफॉर्मेंस को डाउन कर देगा, बट वांट इसके वजह से केस फेल्योर नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बता ही चुका है कि आप जैसे पबजी खेल रहे हैं और विद इन टाइम वो रिस्पॉन्स नहीं करता है तो परफॉर्मेंस को खत्म कर देता है, यानी परफॉर्मेंस को डाउन कर देता है। इसका एडवांटेज, फ्लेक्सिबल टाइम रिक्वायरमेंट। इसमें टाइम रिक्वायरमेंट जो होता है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, ईजियर टू इम्प्लीमेंट देन द हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी आसान होता है क्योंकि आप खुद ही इसको बनाते हैं, क्योंकि सॉफ्ट रियल टाइम यानी सॉफ्टवेयर बेस्ड ये होता है और इसमें किसी प्रकार के हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उतना प्रिसाइज। और इसका डिसएडवांटेज, परफॉर्मेंस में डिग्रेडेड इफ डेडलाइन आर मिस्ड। डेडलाइन अगर मिस हो जाता है तो परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। नॉट सुटेबल फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशन, क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है। सिक्स है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें अलाउ करता है मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस एंड यूज द कंप्यूटर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। बेसिकली कहने का मतलब ये हो रहा है कि सिस्टम कई सारे यूजर्स को रिसोर्स को यानी कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करने की अनुमति देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक तरीके का कंप्यूटर सिस्टम है जिसको क्लाइंट वन, क्लाइंट टू और क्लाइंट थ्री तीनों यूज़ कर रहे हैं। क्यों? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए। इसका एडवांटेज, एफिशिएंट रिसोर्स शेयरिंग बिटवीन द यूज़र, क्योंकि अगर कई सारे यूज़र सेम सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो उनके बीच में रिसोर्स शेयरिंग भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी और आइडल टाइम भी रिड्यूस होगा बाय हैंडलिंग मल्टीपल यूज़र। डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज इसका है कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड यूजर्स डेटा, क्योंकि अगर कई सारे यूजर्स मिल के एक ही सिस्टम को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम रिसोर्स को मैनेज भी नहीं कर पाएंगे और कई सारे यूजर्स के डेटा को भी हम नहीं मैनेज कर पाएंगे। सिक्योरिटी रिस्क विज मल्टीपल यूजर एक्सेसिंग द सिस्टम, अगर कई सारे यूजर्स सिस्टम को एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी ग्लिच भी आएगी कि कुछ डेटा ब्रेक हो जाए और वो हार्म कर सकता है। सेवेंथ हम देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है मल्टीपल प्रोग्राम टू लोडेड इनटू द मेमोरी एंड रन साइमल्टेनियसली बाय एफिशिएंटली
यूजिंग द सीपीयू टाइम। बेसिकली क्या होता है कि एक मेमोरी है, इसके अंदर कई तरीके के टास्क जो होते हैं वो एक बार में लोड हो जाते हैं। सबसे पहला जो टास्क होता है वो हाई प्रियोरिटी वाइज, यानी जो सबसे पहले आएगा वो इम्प्लीमेंट होगा। फिर दूसरा, उसको पहले के इम्प्लीमेंट होने के बाद दूसरा इम्प्लीमेंट होगा, फिर दूसरे के इम्प्लीमेंट होने के बाद तीसरा इम्प्लीमेंट होगा। फिर ऐसे ऐसे करके क्या होता है, साइमल्टेनियसली एक के बाद एक के बाद एक के बाद टास्क इम्प्लीमेंट हो रहते हैं। बट वो इतनी तेजी से होते हैं, मिली ऑफ सेकंड में, कि हमको लगता है कि वो कई सारे प्रोग्राम एक ही बार में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इसका एडवांटेज, ये मैक्सिमाइज करता है सीपीयू की यूटिलाइजेशन के। दूसरा, रिड्यूस करता है वेटिंग टाइम फॉर द प्रोसेस, और कि सभी का टाइम समान रूप से आएगा, एक के बाद एक, मतलब सभी प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे अगर वो मेमोरी में लोड हुए हैं, तो इसलिए बोल रहा है कि रिड्यूस वेटिंग टाइम फॉर द प्रोसेसेस। डिसएडवांटेज, रिक्वायर मोर मेमोरी एंड रिसोर्सेज, ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी और रिसोर्सेज की भी। और इट इज मोर कॉम्प्लेक्स टू मैनेज कंपेयर टू सिंगल टास्क सिस्टम। सिंगल टास्क सिस्टम को आसानी से मैनेज किया जा सकता है एज कम्पेयर टू मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। एट्थ है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या करता है, ये मैनेज करता है कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर, मेकिंग दैम अपीयर एज अ सिंगल सिस्टम टू यूजर। मतलब कई सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और उसमें क्या करता है कि ये मैनेज करता है उन सभी सिस्टम को, और दिखाता है कि वो सभी सिस्टम मिलके एक ही सिस्टम है यूजर को। इसका एडवांटेज क्या होता है, हाई फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिलायबिलिटी। इसमें टॉलरेंस और रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। एफिशिएंट रिसोर्स शेयरिंग अक्रॉस द मल्टीपल सिस्टम। मल्टीपल सिस्टम के बीच में एफिशिएंट रिसोर्स आसानी से शेयर होते हैं। डिसएडवांटेज, कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन। इसको मेंटेन करना और इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। नेटवर्क डिपेंडेंसी कैन अफेक्ट परफॉर्मेंस। बेसिकली क्या कह रहा है कि सभी सीपीयू देखिए एक कॉमन नेटवर्क से कनेक्टेड है, अगर इनमें से अगर नेटवर्क को हम हटा दें तो इनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा, और ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे और टास्क फेल्योर हो जाएगा। लास्ट हम देखेंगे मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि सिंगल प्रोसेस टू बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल थ्रेड विच रन्स इंडिपेंडेंटली बट शेयर कॉमन रिसोर्सेज। मतलब बेसिकली क्या होगा कि प्रोसेस वन है, उसको हम टुकड़ों में तोड़ देंगे, कई सारे टुकड़ों में तोड़ देंगे, और उसको हम एक के बाद एक, हर एक जो प्रोसेस का टुकड़ा होगा उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे और कॉमन रिसोर्स को शेयर करते हुए। इसका एडवांटेज, फास्टर टास्क एग्जीक्यूशन ड्यू टू पैरेलल प्रोसेसिंग। क्योंकि अगर हम उस टास्क को तोड़ दे रहे हैं, अगर वो टास्क छोटा जा रहा है तो काफ़ी मिली ऑफ सेकंड में काफ़ी तेज़ी से काम करेगा, तो इससे क्या होगा कि एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्ट होगा। एफिशिएंट यूजेस ऑफ सिस्टम रिसोर्स का यूज़ एफिशिएंट होता है। और डिसएडवांटेज, डिफ़िकल्ट टू डिबग, इसको डिबग करना डिफ़िकल्ट होता है। और इसका सेकंड डिसएडवांटेज, रिक्वायर कॉम्प्लेक्स सिंक्रोनाइजेशन टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए आपको सिंक्रोनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट होगी, जो उनके बीच में समानता, मतलब उनके बीच में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट न होने दे और उसको रोके। सो फाइनली इस यूनिट से रिलेटेड सेकेंड पार्ट को हम पूरी तरीके से कवर अप कर चुके हैं, जहाँ पे हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मैंने अपने तरीके से बेस्ट समझाने की कोशिश की है, ताकि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी न रह जाए। अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रकार की समस्या रह जाती है इस वीडियो से रिलेटेड, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए थैंक यू।